हेलो दोस्तों, प्रियांशु ई लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में जानेंगे थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है तथा इससे कैसे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है। तो चलिए जानते हैं थर्मल पावर प्लांट के बारे में। थर्मल पावर प्लांट thermal power plant, the generating station which convert heat energy into heat energy of coal combustion into electrical energy is known as thermal power plant या स्टीम पावर प्लांट। Thermal power plant, the generating station which convert heat energy of coal combustion into electrical energy is known as thermal power plant या steam power plant। तो आइए हम इसके बारे में विस्तार से जानें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि थर्मल पावर प्लांट को स्थापित कैसे किया जाता है और इसके लिए किन किन चीज़ों की किन किन मुख्य बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Selection of site of thermal power plant। तो सबसे पहले जानेंगे सप्लाई ऑफ फ्यूल। दूसरा हमारा होगा डिस्टेंस फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया। तीसरा नियर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी।
अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। पांचवा कॉस्ट ऑफ लैंड एंड लैंड। छठा सप्लाई ऑफ फ्यूल, डिस्टेंस फॉर पॉपुलेटेड एरिया, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कॉस्ट ऑफ लैंड एंड टाइप ऑफ लैंड। जैसा कि हम जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयला की आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए हम उस जगह का चुनाव करेंगे जहाँ कोल्स माइंस हो या कोयला खदानें हो, तो जिससे हम ट्रांसपोर्टेशन या खर्चा बचा सकें। तो इसीलिए पहला मुख्य कारण होगा। फिर दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया। जैसे कि हम जानते हैं कि कोयला जलाने से बहुत मात्रा में धुआं निकलता है, जिससे आसपास के इलाकों में धुएं से बहुत से बीमारियां हो जाती है। तो इसीलिए हम वहाँ पर स्थापित करेंगे जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम हो। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। हम जो थर्मल पावर प्लांट को स्थापित वहाँ करेंगे जहाँ पे हमारा रोड या रेल हो, ताकि हम आसानी से इक्विपमेंट पहुँच सके। चौथा है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जैसा कि हम जानते हैं कि इसे थर्मल पावर प्लांट को स्टीम पावर प्लांट भी कहते हैं, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है ताकि इसे स्टीम में कन्वर्ट कर सके। तो इसे हम वहाँ इस्टेब्लिश करेंगे जहाँ पर आसानी से हमें पानी मिल सके, जैसे कि नियर टू रिवर या कैनाल, ताकि हमें आसानी से पानी उपलब्ध हो सके और फिर ट्रांसपोर्टेशन भी आसानी से हो सके। चलिए, कॉस्ट एंड टाइप ऑफ लैंड। इसमें हम उस जगह का चुनाव करेंगे जहां हमें सस्ती ज़मीन मिल सके और उसका वहाँ पे दलदली भूमि नहीं हो। तो इस प्रकार हम एक थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने के लिए इन मुख्य बातों को ध्यान में रखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो चलिए ब्लॉक डायग्राम की मदद से हम जानते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। इसे मेनली 4 सर्किट में डिवाइड कर दिया गया है ताकि हम आसानी से समझ सकें। पहला है फ्यूल एंड एयर सर्किट। तो फ्यूल एंड एयर सर्किट के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम कोल स्टोरेज से या माइन से कोयला को बाई रोड या रेल गाड़ी के द्वारा लाते हैं कोल हैंडलिंग प्लांट में। फिर वहाँ कोल हैंडलिंग प्लांट में कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है ताकि वो आसानी से जल सके। फिर उसके बाद उसे बॉयलर फर्नेस में लाया जाता है जहाँ उसे जलाया जाता है। जलने के बाद ऐश उत्पन्न होता है जिसे ऐश हैंडलिंग प्लांट में भेजा जाता है। वहाँ पर कुछ वाटर मिलाकर फिर उसे ऐश स्टोर में स्टोर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार फ्यूल एंड एयर सर्किट कंप्लीट होता है। दूसरा है एयर एंड गैस सर्किट। फिर फोर्स ड्रॉट फैन के द्वारा एटमॉस्फेयर से हम एयर लेते हैं। एयर को एयर प्रीहीटर में के द्वारा गुजारा जाता है जहाँ उसे कुछ हीट कर दिया जाता है। फिर उसे बॉयलर में भेज दिया जाता है ताकि वो बॉयलर की इफिशियंसी को बढ़ा सके और स्टीम का प्रेशर भी बढ़ा सके। फिर बॉयलर में जो कोयला बर्न होता है उसके बाद जो गैस निकलती है
उसे फिर एयर प्री हीटर के द्वारा भेजा जाता है और फिर उसमें लगा होता है इंड्यूस ड्रॉट फैन जो चिमनी को भेज दिया जाता है। चिमनी फिर उसे एटमॉस्फेयर में भेज देता है। तो एयर एंड गैस सर्किट कंप्लीट ऐसे ही किया जाता है। तीसरा है फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट। तो रिवर से वाटर को भेजा जाता है फीड वाटर हीटर में, जहां उसे हीट किया जाता है। फिर उसे इकोनोमाइजर में भेजा जाता है, फिर वहां पर भी कुछ हीट किया जाता है। हीट करने के बाद उसे बॉयलर में भेजा जाता है ताकि हमें फ्यूल कम लगे। तो इस प्रकार फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट कंप्लीट करता है, सर्किट पूरा करता है। चौथा है हमारा कूलिंग वाटर सर्किट। टरबाइन से निकलने के बाद स्टीम लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर के साथ कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर उस स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करता है, फिर उसे कूलिंग टावर के द्वारा गुजारा जाता है, जहां वाटर को कूल कर दिया जाता है। फिर उसे फीड वाटर पंप के द्वारा कंडेंसर में भेज दिया जाता है, जिससे कि कंडेंसर हीट ना हो सके। इस प्रकार कूलिंग वाटर सर्किट पूरा होता है। इस प्रकार स्टीम जनरेटिंग इक्विपमेंट। चलिए हम जानते हैं थर्मल पावर प्लांट में कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं जो स्टीम को जनरेट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा बॉयलर, दूसरा सुपर बॉयलर फर्नेस, तीसरा सुपर हीटर, चौथा हमारा है इकोनोमाइजर, पांचवा प्री हीटर। ये सारे इक्विपमेंट स्टीम जनरेटिंग इक्विपमेंट कहलाते हैं, जो थर्मल पावर प्लांट में स्टीम को जनरेट करते हैं। चलिए एक कर हम विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है हमारा बॉयलर। बॉयलर एक पात्र होता है जिसमें वाटर को हीट एनर्जी के द्वारा स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। ये दो टाइप के होते हैं। पहला हार्ड ट्यूब बॉयलर और दूसरा वाटर ट्यूब बॉयलर। तो पहला हाई ट्यूब बॉयलर। हाई ट्यूब बॉयलर जिसमें ट्यूब में गैस फ्लू गैसेस को रखते हैं और चारों तरफ वाटर रहता है, जिससे ये स्टीम में कन्वर्ट करता है। दूसरा हमारा है वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर वो बॉयलर होता है जिसमें हम वाटर को ट्यूब के अंदर रखते हैं और फ्लू गैसेस जिससे वह स्टीम में कन्वर्ट होता है उसे हम इसके चारों तरफ रखते हैं। मेनली हम वाटर ट्यूब बॉयलर को ही ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट में यूज किया जाता है एट हाई प्रेशर के लिए। स्ट्रेट ट्यूब बॉयलर,
दूसरा वेनेटिव बॉयलर, तीसरा इंक्लाइंड ट्यूब बॉयलर, चौथा हॉरिजॉन्टल ट्यूब बॉयलर, पांचवा सिंगल, छठा मल्टी ड्रम। इन डिजाइनों में हमारा वाटर टेप बॉयलर अवेलेबल होता है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं हमारा बॉयलर का डिजाइन किन किन बातों पर निर्भर करता है। डिजाइन ऑफ वाटर, डिजाइन ऑफ बॉयलर डिपेंड ऑन सबसे पहला है डिजाइन ऑफ बॉयलर डिपेंड ऑन। चलिए हम जानते हैं कि किन किन चीज़ों पर बॉयलर का डिजाइन डिपेंड करता है। तो सबसे पहले साइज, वेट, हाइट, पोर्टेबिलिटी, कॉस्ट, एंड कैरेक्टर ऑफ ऑपरेटिंग लेवल। हमारा बॉयलर का डिजाइन साइज, वेट, हाइट, पोर्टेबिलिटी, कॉस्ट एंड कैरेक्टर ऑफ ऑपरेटिंग लेवल पर डिपेंड करता है। चलिए हमारा बॉयलर कंप्लीट हुआ। दूसरा हमारा है बॉयलर फर्नेस। यह भी एक स्टीम जनरेटिंग इक्विपमेंट है जो स्टीम पावर प्लांट में यूज होता है। इसमें यह एक चैम्बर होता है जिसमें हम कोयलों को जलाते हैं जिससे हीट उत्पन्न होता है और हीट फिर बॉयलर को भेजा जाता है जिससे स्टीम जनरेट होता है। बॉयलर फर्नेस का वाल बना होता है रिफ्लेक्टिव मटेरियल का। हायर क्ले, सिलिका और कायोलिन। बॉयलर फर्नेस का दीवार हायर क्ले, सिलिका एंड कायोलिन मटेरियल का बना होता है। तो चलिए जानते हैं रिफ्लेक्टिव मटेरियल क्या होता है। ये ऐसा मटेरियल होता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि यह हाई टेम्परेचर पर ये अपना साइज, शेप
और फिजिकल एक साइज और शेप और वेट को चेंज नहीं करता है। तो इस प्रकार बॉयलर फर्नेस काम करता है। तीसरा हमारा है सुपर हीटर। सुपर हीटर एक डिवाइस होता है जो स्टीम में से मॉइस्चर को हटा देता है ताकि मॉइस्चर टरबाइन ब्लेड पर पड़ने के बाद उसे हानि न पहुंचा सके और यह स्टीम को और ज़्यादा हीट करता है। यह सिलिकॉन या स्टील का बना होता है। स्टील का बना होता है जिसमें से इसकी क्षमता अलग अलग स्टील की अलग अलग होती है। तो कार्बन स्टील की टेम्परेचर सहने की क्षमता 950 फ़ारेनहाइट तक होती है। दूसरा है कार्बन मोलिब्डेनम स्टील। इसकी क्षमता 1050 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। तीसरा है स्टेनलेस स्टील। इसकी क्षमता होती है 1200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक सहने की या गर्म करने की। तो चलिए इस प्रकार हम सुपर हीटर के बारे में जान चुके हैं। चौथा हमारा है इकोनोमाइजर। यह भी एक स्टीम जनरेटिंग इक्विपमेंट होता है जो हीट वाटर को और ज़्यादा मात्रा में हीट कर देता है ताकि वो बॉयलर को की इफिशियंसी बढ़ा सके और ईंधन कम लगे। चौथा हमारा प्री हीटर। पांचवा ये भी एक स्टीम जनरेटिंग इक्विपमेंट होता है जिससे हम एयर को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं ताकि वो आसानी से कोयलों को जला सके। इससे हमारे बॉयलर की इफिशियंसी बढ़ जाती है। इस प्रकार प्री हीटर काम करता है। तो चलिए हम जान चुके हैं स्टीम जनरेटिंग इक्विपमेंट के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट में फ्यूल के रूप में कोयला का यूज किया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि कौन कौन सी क्वालिटी का कोयला यूज किया जाता है तथा इसका इफेक्ट क्या क्या होता है थर्मल पावर प्लांट इक्विपमेंट पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्वालिटी ऑफ कोल के बारे में। तो इसे क्लासिफाइड किया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू में। सबसे पहला हमारा है पीट, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिनस, चौथा एंथ्रासाइट। चलिए हम जानते हैं सबसे पहले पीट कोयला के बारे में। पीट कोयला सबसे खराब किस्म का कोयला होता है। इसमें 60 to 19% मॉइस्चर होता है तथा इसमें कार्बन की मात्रा
5 to 20% तक होती है। इसे हम थर्मल पावर प्लांट में फ्यूल के रूप में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐश उत्पन्न करता है। दूसरा हमारा है लिग्नाइट। इसमें कार्बन की मात्रा 30 to 50% तक इसमें मॉइस्चर 30 to 50% तक होती है। तो इसमें कार्बन की मात्रा 20 to 40% तक होती है। तीसरा हमारा है बिटुमिनस। बिटुमिनस को हम 5 ग्रेड का कोयला बोलते हैं। इसमें बहुत कम मात्रा में मॉइस्चर रहता है तथा इसमें कार्बन की परसेंटेज 60 to 80% तक होती है। इसको हम ज़्यादा मात्रा में पावर प्लांट में यूज करते हैं। इसमें 6 to 10% ऐश प्रोड्यूस होता है। इसलिए हम ज़्यादा मात्रा में हम थर्मल पावर प्लांट में बिटुमिनस कोयला को यूज करते हैं। चौथा हमारा एंथ्रासाइट। यह सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। इसमें 80 to 100% कार्बन की मात्रा होती है। इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता है। ये एंथ्रासाइट कोयला बहुत महंगा होता है, इसीलिए हम इसे थर्मल पावर प्लांट में यूज नहीं करते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्वालिटी का कोल और कोयला इफेक्ट करता है। चलिए अब हम जानेंगे मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। Disadvantage. सबसे पहले हम जानेंगे एडवांटेज और थर्मल पावर प्लांट। जो सबसे पहला होता है एडवांटेज, फ्यूल फ्यूल एडवांटेज ऑफ थर्मल पावर प्लांट। फ्यूल use is cheaper. दूसरा less space required
required in comparison with hydroelectric plant. तीसरा, low production cost in comparison with diesel power plant. चौथा, able to respond rapidly. तो ये 4 प्रकार के एडवांटेज थर्मल पावर प्लांट का एडवांटेज है। पहला, फ्यूल जो इसमें यूज करते हैं वो चीप होता है एज कंपेयर टू डीजल पावर प्लांट के कंपेयर में। दूसरा, हमारा लेस कम जगह रिक्वायर्ड होता है एज कंपेयर टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के। तीसरा, हमारा लो प्रोडक्शन कॉस्ट, इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम होता है एज कंपेयर टू डीजल पावर प्लांट के। या एबल टू रिस्पॉन्ड, बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है जब लोड बढ़ता या घटता है। डिसएडवांटेज, पहला है हाई मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। दूसरा, एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन। तीसरा, ह्यूज amount of water required। चौथा हमारा है troubles from heat and smoke। तो इसका थर्मल पावर प्लांट का डिसएडवांटेज ये है कि इसका हाई मेंटेनेंस कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। यह एटमॉस्फेयर पोल्यूशन को बढ़ाता है। तीसरा है, इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर की जरूरत पड़ती है। चौथा है, इसे वर्कर को या आसपास के लोगों को उसके हीट और धुएं से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ये थे एडवांटेज और डिसएडवांटेज।